बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी आपका जावेद इकबाल और मेरे साथ हैं साजिद इकबाल संधू जो कि पीबीजी के एक्सपर्ट हैं। पीबीजी होता है प्लांट्स ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। एंड जेनेटिक्स। अच्छा जी, ये बताने का मकसद ये था कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं भी सुनता रहता हूँ, आप भी सुनते रहते हैं कि जी हाइब्रिड सीड्स, ओपन पॉलिनेटेड ओपी सीड्स या जीएमओ सीड्स। अब ये तीनों में फ़र्क क्या है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा हमें घर में ग्रो करना चाहिए, कौन सा फार्मर्स को ग्रो करना चाहिए। थोड़ा सा फार्मर्स का हम टच करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो है वो आप गार्डनर्स के लिए होगा और सादा ज़बान में होगा। तो मैं वेलकम करता हूँ साजिद इकबाल संधू। साजिद इकबाल संधू को सारी दुनिया जानती है, मैं भी इनका फ़ैन हूँ, मेरे मेंटोर हैं और पाकिस्तान में फार्मिंग, टनल फार्मिंग के माशाल्लाह पायनियर हैं, मौजूद हैं। किसान हो या हमारे जैसे गार्डनर्स हों जो घर में गार्डनिंग करना चाहते हैं, इनकी सर्विसेज ग्रीन सर्कल के नाम से हमेशा हमारे साथ मौजूद रही हैं और ये हैज़ बीन ऑलवेज़ काइंड कि हमें हर तरह से गाइड करते हैं। फर्टिलाइज़र हो, पेस्टिसाइड हो, प्लांट्स की पौधों की जर्मिनेशन हो, ट्रांसप्लांट हो, बीज हो, व्हाटएवर। लेकिन आज हम फोकस करेंगे कि जी ये तीन कैटेगरीज क्या हैं। सर जी प्लीज़ बताइए सादा ज़बान में। मैं ख़ुद बड़ा कंफ्यूज रहता भी हूँ, कुछ थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा सीखा, आप जैसे मेंटोरों से कुछ मैंने गूगल किया। तो ओपन पॉलिनेटेड क्या है, सादा ज़बान में बताइए, हाइब्रिड क्या है और जीएमओ सीड्स क्या है, ताकि हम आज इस मामले में ना सुरखरू हो जाए जी। ओके। सबसे पहली बात तो यह है कि जी जो लोग घर के अंदर सब्जी उगाते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, उनके लिए ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है कि देसी बीज हेयरलूम जो है उसकी क्या अहमियत है। ठीक। हाइब्रिड सीड कहाँ पे स्टैंड करता है और जीएमओ तो बिल्कुल एक डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है जिसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं है ना। ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि काश्तकार या किचन गार्डनर माजी से हमेशा से एक चीज़ करता है कि जो फूल उसको बिल्कुल मुख्तलिफ लगा है, जो फल उसको बिल्कुल मुख्तलिफ लगा है, वो उसको बतौर बीज के संभाल लेता है अगले साल के लिए। ठीक। मसलन अगर आपके लॉन में एक ऐसी मूली निकल आती है जो कि बड़ी मीठी है, टेस्टी है, आपको पसंद है, तो आप उसका ऊपर का हिस्सा जिसको डक कहते हैं वो लेके ज़मीन के अंदर लगा देते हैं। उसके ऊपर जो बीज बनता है तवक्को की जाती है कि वो सारे का सारा उस जैसा ही होगा। मुंगरे जो बनेंगे, जो उसका बीज बनेगा, जो अगली मूलियां पैदा करेगा, वो आपको एक ऐसी गाजर मिल जाती है जो गाजर अंदर से अंदर तक सुर्ख होती है, जिसके अंदर जो कील है वो ना होने के बराबर होता है, बारीक होता है। दूसरा आपको फील होता है यार ये गाजर बड़ी मीठी है, इसका ब्रिक्स वैल्यू बड़ी मजे की है, यानी कि ये 13% या 14% के ऊपर मीठी है। पूरे खेत में आपको 10 गाजरें ऐसी मिल जाएं तो आप उन 10 गाजरों के पीस काट के, डक जिसे कहते हैं, जो उसका टॉप एंड होता है, उसको जमीन के अंदर लगा देते हैं। या कोई बेर मीठा हम खा लें तो हम कोशिश करते हैं कि गुठली जेब में डाल लें और इसको लगा लेंगे, उसको लगा लेंगे, तो वो तवक्को होती है कि वो उस जैसा निकल आएगा। ठीक। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि ओपन पॉलिनेटेड क्या है, ओपी। ठीक। ओपन पॉलिनेटेड का मतलब है कि जब उसका फीमेल फ्लावर ओपन होता है तो वो ओपन फॉर ऑल होता है, वो दाएं का बाएं का उसके किसी भी ब्रीड का फूल जो है वो अपने पोलन ग्रेन्स वहां तक पहुंचा सकता है उसकी पॉलिनेशन के लिए। और आमतौर पे ये होता है कि उस पौधे का अपना पोलन ग्रेन उस वक्त तैयार नहीं होता, तो फिर वो क्या करता है कि वो इर्द गिर्द के किसी भी पौधे से पोलन ग्रेन हासिल करता है। अब पोलन ग्रेन हासिल करने के 3-4 तरीके हैं। नंबर 1 तेज हवा, उसको विंड बॉर्न कहते हैं। कीड़े के साथ आ जाता है, उसको हम इंसेक्ट बॉर्न या एंटेमोफिलस कहते हैं। ये टर्म मैं इसलिए बोल रहा हूँ साथ उर्दू के कि अगर आपने मजीद पढ़ना और रीडिंग करनी हो तो आप रीडिंग उसमें से कर सकते हैं कि एंटेमोफिलस क्या होता है। ये इंसेक्ट, हमारी शहद की मक्खी जब बैठती है एक फूल से और उठ के दूसरे पे जाती है तो उसके पाँव को पोलन ग्रेन लगे होते हैं, वो जाके मादी फूल के ऊपर जब टच करता है तो उसकी पोलिनेशन कर देता है। कहा जाता है कि अगर दुनिया से सिर्फ हनी बीज खत्म हो जाएं तो इंसान की पूरी पॉपुलेशन जो है वो चंद महीनों में पूरा अर्थ से खत्म हो जाएगी। ये इतना बड़ा डेलेटेरियस इफेक्ट है, इतना बड़ा खौफनाक इफेक्ट है। पोलिनेशन नहीं होगी तो आगे प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो 6 महीने में अगली फसलें जो हैं वो आपकी खत्म हो जाएंगी, तो हम स्टारवेशन और हंगर का शिकार हो जाएंगे, भूख का शिकार हो जाएंगे। तो ओपन पॉलिनेटेड वो होता है जो सब के लिए ओपन है, उस पूरे खेत में से कोई सा पौधा उसको पॉलिनेट कर सकता है। अच्छा, अब उसमें क्या हो सकता है कि जो देखिए मदर प्लांट तो ये है जिसको पॉलिनेट करना है। फादर प्लांट जो है वो कहीं भी खेत में से हो सकता है, वो कमज़ोर भी हो सकता है, वो कड़वा भी हो सकता है, वो बीमारियों से भरा भी हो सकता है।
अब ओपन पॉलिनेटेड में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमें बेबी का पता नहीं चलता कि इसका पेरेंटेज जो है ना वो कौन सी थी, यानी कि इसका फादर कौन सा था। तो बुरे फादर का जो बच्चा है वो बुरा पैदा होगा, अच्छे का अच्छा पैदा होगा। और वो जब सारा सीड लॉट मिलेगी तो हमें श्योरिटी नहीं होती। आपने अक्सर देखा होगा किचन गार्डन शिकायत कर रहे होते हैं, मेरी एक मूली इतने साइज की, दूसरी इतने साइज की, तीसरी, वो ओपन पॉलिनेटेड की वजह से। लेकिन ये नेचर के, कुदरत के करीब तरीन है, तो हम इस सिस्टम को प्रमोट करते हैं। इसमें वेरिएशंस आती हैं, और वेरिएशन याद रखिएगा कि दुनिया की और बीज की तरक्की का मौजब है। अगर वेरिएशन नहीं होगी, आप खुद सोचें कि अगर तमाम दुनिया में तमाम लोग जो हैं उनका कद जो है 5 फुट 10 इंच हो जाए, सबका रंग भी गोरा हो जाए, सबके दांत भी एक जैसे हो जाए, तो फिर सिलेक्शन कहाँ पे चलेगी? सारी खवातीन एक जैसी हो जाए तो फिर लिपस्टिक लगाने का फायदा क्या रह गया? ठीक है, तो हम कहते हैं नहीं, वेरिएशन होनी चाहिए, इंसानों में भी होनी चाहिए, पौधों में भी, ताकि हमें अच्छे और बुरे की तमीज़। अगर सारे लोग जो है 5 वक्त के नमाजी हो जाएं, सारे लोग हज उम्रा ज़कात करना, झूठ बोलना छोड़ दें, तो भाई हम बुरे कहाँ से ढूंढेंगे? बुरे होने चाहिए जी। तो बुरे लोग जो है उनकी वो बताते हैं कि अच्छों का फायदा क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया जी कि ओपी क्या है। नंबर 2 आपने कहा जी हाइब्रिड क्या। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये भी बताइए कि ओपी सीड हेल्दी है? बिल्कुल हेल्दी है, बड़ा अच्छा है, किचन गार्डनर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है। बल्कि आपके पास पड़े भी हुए हैं, अगर आप स्क्रीन पे लोगों को दिखाएं जी। ये देखिए, ये सस्ते से बीज होते हैं, आम हर दुकान के ऊपर मिल जाते हैं। जावेद भाई के पास भी मौजूद हैं, कैफे ग्रीन के ऊपर भी मौजूद हैं। अच्छा, इसकी क्वालिटी ये है कि ये सस्ता है, ये देसी है, ये हेयरलूम है। अगर आप इसको निकाल के हाथ पे दिखाएं, इसके बीज में ना आपको वेरिएशन भी नजर आएगी, थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट, हाँ, साइज में फर्क होगा। मैं आपको अभी फर्क इसका दिखाता हूँ, आप देखिएगा। और इसके बाद हम हाइब्रिड भी डालेंगे। इसमें कोई बीज एक जैसा नहीं है, ये सिर्फ रंग लगाने की वजह से शायद एक जैसे हो जाए, अदरवाइज आप देखिएगा कि इसके कोई बीज छोटा है, कोई थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, मैक्सिमम हम क्या करते हैं, छानना लगा लेते हैं ताकि जरा एक जैसे। अब देखिए, इसमें कुछ बीज बिल्कुल छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं, कुछ बहुत मोटा वाला भी बड़ा है, कोई लाइट ग्रीन कलर में, कुछ चिपटा है, कोई गोल है। ये 10 किस्मों के बीज मिले हुए हैं। ठीक है, उसकी वजह फर्क क्या है, इनकी माँ और बाप अलग-अलग थे, एक जैसे नहीं थे। ठीक, अब मैं आ जाता हूँ साइंटिफिक थोड़ी सी चीज के ऊपर। ठीक, कि आपको एक ऐसी मूली मिल गई जो कि आपके टेस्ट के मुताबिक है। सपोज आप कड़वी खाते हैं, ठीक, ये आपको बड़ी मीठी वाली पसंद है, आप मीठी की बात कर लेते हैं। ठीक, आपको पूरे खेत में 10 मीठी मूलियां मिल गई, आपने उन 10 को मीठे फादर के साथ क्रॉस करवा दिया। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं कि उनको 1 साल तक, ये मैं साइंटिफिक बताने लगा हूं, जो हम लोग एज अ प्लांट ब्रीडर करते हैं, हम उनकी आइसोलाइंस तैयार करते हैं, हम उनकी होमोज़ाइगोसिटी को बढ़ाते हैं, हम उनको प्योर लाइंस जो है ना बनाते हैं। ठीक, यानी कि वालदा भी प्योर हो गई और वालद भी प्योर हो गया। ठीक है, 1 साल या 2 साल करने के बाद, ब्रीडिंग करने के बाद, सेल्फिंग करने के बाद हमें प्योरेस्ट माँ और प्योरेस्ट बाप मिल गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उन दोनों का आपस में क्रॉस करवाते हैं। अब जो बेबीज पैदा होंगे वो 100% एक जैसे होंगे, उनमें कोई फर्क नहीं होगा। ये हमारे पास हाइब्रिड शिमला मिर्च का बीज है, इसको जरा अगर आप खोल के दिखाएंगे तो लोगों को अंदाजा होगा कि हाइब्रिड क्या होता है। ये थोड़ा सा शायद आपको काटना पड़े एक साइड से, तो अभी देख लें, से फर्क कीजिए। हाइब्रिड जो है ना, उनके लिफाफे मजबूत होते हैं। तो हाइब्रिड सीड जो हैं, अच्छा, बहुत सारे लोगों की गलतफहमी होती है कि हाइब्रिड सीड जो होता है ना वो बहुत बुरी चीज़ है। ऐसा नहीं है। एज अ ह्यूमन, अब ये दिखाइएगा, ये देखें, ये आपको जितने बीज पड़े हैं 100% एक जैसे नजर आएंगे जी। इनमें शायद ही कोई माइनर सा फर्क हो, अदरवाइज ये बिल्कुल एक जैसे हैं। ये एक ही दिन में उगेंगे। ग्रीन क्यों है ऊपर से? ग्रीन क्यों है, इनके ऊपर कुछ मेडिसिन लगाई गई हैं ताकि उगते बीज को बीमारियां अटैक ना करें। कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती है जो उगते बीज को क्या नाम लेते हैं, आपके कीड़ों से बचाती हैं, कटवर्म से बचाती हैं, सकिंग इंसेक्ट से बचाती हैं। तो इसके ऊपर जो जहर लगा हुआ है वो फंगस के लिए बड़ा अहम है, थायरम के नाम का जहर होता है। ये कैक्शा वैरायटी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। कैक्शा वैरायटी जी, ये शिमला मिर्च की वैरायटी है, कैप्सिकम जिसे कहते हैं। ये किचन गार्डनर्स के लिए भी अच्छी है, लेकिन असल में ये कमर्शियल यील्ड के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, और सबसे बड़ी बात है इसकी मिर्च जो है वो जो बड़े साइज़ की मिर्च तैयार होती है ना, जिसको अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने स्टोर पे देखी तो बड़ी ज़बरदस्त इंपोर्टेड मिर्चें पड़ी थी, तो ये वो वाली मिर्च होती है। तो अगर आप फल भी ज़्यादा लगता है, फल बहुत ज़्यादा लगता है। एक पौधे के साथ नॉर्मली जो है 3 किलो तक इसका फल लगता है। क्योंकि शिमला मिर्च कम वजन की होती है ना, तो इसकी लाइट वेट है, तो 3 किलो अच्छी खासी तादाद में इसके साथ फल लग जाता है। तो ये कैक्शा वैरायटी हमारे पास कैफे ग्रीन पे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं हमसे। अच्छा जी,
आगे आते हैं जी हाइब्रिड के इस चीज के ऊपर क्यों अच्छा है या बुरा है। ठीक। अच्छा, हाइब्रिड पहले तो थोड़ा बता दें कि आपने जिस तरह बताया कि अच्छा फादर अच्छी मदर, आपने 2 पौधे सिलेक्ट कर लिए और उनका क्रॉस हो गया, तो जो उससे बीज बनेंगे वो हाइब्रिड होंगे। हम उस अच्छा हाइब्रिड की मुख्तलिफ किस्में हैं, मैं आपको आसान सी किस्म जो सबसे, हम इसको कंट्रोल्ड पोलिनेटेड सीड्स कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है, कंट्रोल्ड पोलिनेटेड सीड बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी मजहब के मुताबिक और मुल्की कानून के मुताबिक एक शादी होती है, उस शादी में क्या होता है, हमें पता है कि ये बाप है और ये माँ है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन में तो टेस्ट करने का टाइम नहीं है ना, हमारी लाइफ इतनी लंबी होती है 60 साल, बच्चा जवानी के ऊपर कब पहुंचता है, ये टाइम बड़ा चाहिए। पौधों में हमारे पास हर 3 माह के बाद ये ऑप्शन मौजूद होती है। तो हम क्या करते हैं कि जो बेहतरीन बाप है उसको प्योर लाइन में तब्दील कर लेते हैं, बेहतरीन माँ को प्योर लाइन बना लेते हैं। ए और बी, ए जो है वो उसका फादर है, बी जो है उसकी मदर है, और जब उसको हम क्रॉस करवाते हैं तो बेहतरीन बेबी पैदा होता है। ठीक। अच्छा, इसके अब मैं डेफिनेशन बता दूं कि हाइब्रिड क्या होता है, 2 अच्छे तरीन माँ बाप की बहुत अच्छी औलाद, 2, ये आसान अल्फाज में, अदरवाइज टेक्निकली बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2 अच्छे माँ बाप की बहुत अच्छी औलाद जो बड़ी पैदावार देती है। अच्छा, हाइब्रिड में 3 खसूसियात होनी चाहिए, वो फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव हो, यानी कि खाद लेके जमीन से चीजें लेके खूब तगड़ा हो, मोटा हो, और नॉन रिस्पॉन्सिव ना हो, बीमार ना हो, जैसा ढीला मठा ना हो। नंबर 2, उसके अंदर विगरस होना चाहिए, हर लिहाज से विगरस, वो फल बड़ा अच्छा लगाता हो, वो अपने पत्ते बड़े चौड़ा करता हो, वो भागता हो, उसकी ग्रोथ बड़ी जबरदस्त हो, सारी चीजें। नंबर 3, वो होमोजाइगस, एक जैसा हो। अगर आपकी एक तरह की मिर्च लग रही है तो यहां से लेके खेत की आखिर तक आपकी सारी मिर्चें एक तरह की हो, मूलियां एक तरह की हो। खुराक का फर्क आ सकता है, पानी का फर्क आ सकता है, लेकिन उसकी शक्ल, उसकी रंगत, उसकी तमाम चीजें बिल्कुल एक जैसी हो। हम इसको कहते हैं F1 हाइब्रिड, फिलियल 1 जनरेशन। ये मैं टेक्निकल इंग्लिश लफ्ज बोल रहा हूँ। F1 का हम अक्सर सुनते हैं। F1 होता है फिलियल 1 जनरेशन, बेहतरीन नस्ल जो है वो वाली उसकी। अच्छा, F2 भी होता है कोई? बिल्कुल, जो F1 के आगे बेबीज होते हैं वो F2 हो जाते हैं, उसके बाद F3 हो जाते हैं, लेकिन फिर वो एक जैसे नहीं रहते। मैं अपने काश्तकारों को ये मशवरा देता होता हूँ कि यार देखिए, अगर आपने बहुत मुकाबला नहीं करना है, महंगा बीज नहीं लेना है, तो आप F1 का F2 बीज भी इस्तेमाल कर, घर पे बीज बनाएं, F3 तक आप लेके चलते रहें, वो आपको पैदावार देता रहेगा। तकरीबन 80% पौधे आपके पहले जैसी क्वालिटी जैसे निकलते रहेंगे। तो हाँ, ये हमारी कमर्शियल यील्ड्स के अंदर मुमकिन नहीं है, लेकिन घरेलू पैदावार के अंदर ये मुमकिन है। कमर्शियल में F1 नहीं लगाना चाहिए, उसमें F1 लगाना क्यों? आप देखें, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी ख्वाहिश है कि आपको 4-5 लाख रुपए वापस भी आए, ठीक है। तो कमर्शियल के अंदर, या वो बंदे जो चाहते हैं कि हमारी पैदावार लोग देखें, तो उनको F1 ही लगाना चाहिए। अब फूलों में आप देख लें, अगर आपके पास F1 गेंदा होता है, मैरीगोल्ड होता है, वो बड़ा खूबसूरत बड़ा फूल होता है, उसको आप पूरा भरा हुआ देखते हैं, अगर आप उसी के आगे जनरेशन को लेके चलते हैं, उसमें से कुछ बारीक निकलेंगे, कुछ मोटे निकलेंगे, कुछ बैजवी हो जाएंगे, वो अपनी शेप चेंज कर जाएंगे, वो रिजल्ट नहीं होता, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये गेंदे को लेके, अब देखें हमने F1 बीज लगाए और सब गेंदे के फूल मैरीगोल्ड के बड़े साइज के थे, वहां पर वही फूल थे, उसकी जो आगे बीज पैदा होंगे वो छोटे क्यों फूल निकलेंगे, या वो वैसे क्यों नहीं निकल सकते? इससे हमें ज़हन में ये होता है कि ये जो F1 बीज है या हाइब्रिड है, इसके ऊपर कोई टेक्निकल इसके साथ कोई प्रोसेस हुआ है, तब जाके ये F1 बनता है। इज इट सो? जी बिल्कुल। अच्छा, चूंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी ये रहा हूँ जी, ये बड़ा ना डीप स्टडीज थी जो मेंडल के टाइम से शुरू हुई थी। ग्रेगर मेंडल ने इसको रूल पास्टुलेट किए थे इसके। जब भी आप 2 होमोजाइगस लाइंस को आपस में क्रॉस करवाते हैं ना, तो उनके बच्चे जो हैं वो आइडियल और बेहतरीन बनते हैं, जिनमें रेजिस्टेंस भी। जब आप F2 जनरेशन में जाते हैं ना, तो एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं सेग्रीगेशन, वो सेग्रीगेट कर जाते हैं। अब अगली बेबीज में ना, एक पौधे में वो जीन्स चले गए जो कि पैदावार बड़े अच्छे देते हैं, एक में वो चले गए जो बीमारियों के खिलाफ मुदाफत रखते हैं, एक वो जो उसको विगर देता है, एक, अब वो जीन्स अलग-अलग हो गए। अब एक पौधे में वो सारी खासियतें नहीं आएंगी जो बीमारी से बचाती हैं, खुराक भी उठाती हैं, विगर भी देती हैं। F1 में सारा कुछ मौजूद था, F2 में वो सेग्रीगेट हो गई, अलग-अलग चली गई, जिस वजह से अच्छा F2 में कुछ और चीजें भी होती हैं। अब अगर आप साइंटिस्ट हैं, सिलेक्शन करना चाहते हैं, कुछ फूल आपको ऐसे मिलेंगे जो उनसे भी बेहतर होंगे, लेकिन वो 1000 में से एक होगा, जिसका रंग बड़ा खूबसूरत होगा, जिसका साइज बहुत बड़ा होगा, जिसकी रेजिस्टेंस बड़ी बेहतर होगी सर्दी से, वो सर्दियों में अपनी पैदा। कुछ ऐसे होंगे जो गर्मी में जाके फूल देते रहे होंगे।
तो साइंटिस्ट का काम ये है कि वो क्या करे, वो उस फूल को 1000 में से एक को चूज करे कि यार ये वाला मुझे मिल गया, अब मैंने अगली जनरेशन उससे पैदा करनी। हॉलैंड वाले क्या करते हैं, उनकी ब्रीडिंग साइकिल ही ऐसा चलता है। वो तमाम फूलों में से उनके जो प्लांट ब्रीडर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो या हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, वो अपनी बेहतरीन बच्चे जो हैं उसमें सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको पूरी दुनिया के मुताबिक, हॉलैंड में बैठा गोरे को कैसे पता है कि पाकिस्तान में कौन सा फूल लगेगा, वो उसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देता है जो पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक होता है और फिर वहां पे उसको फूल को ग्रो करता है। और देखें, हम 22 करोड़ कस्टमर्स हैं, हम 22 करोड़ कस्टमर हैं जिन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने पाकिस्तान में हाइब्रिड बीज पैदा नहीं होने देना। और मैं इस चैनल के तवज्जुह से आप लोगों को, शायद किसी के दिल तक बात पहुंच जाए, आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी कि आज तक पाकिस्तान का 34 वेजिटेबल के अंदर एक भी अपना रजिस्टर्ड हाइब्रिड नहीं है। कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारे पास एक भी रजिस्टर्ड हाइब्रिड नहीं है। क्या ये प्रोसेस इतना मुश्किल है कि हम नहीं कर सकते? ये चीज़ मैं कैमरे पे नहीं बता सकूंगा कि इसमें क्या मसला है। ये जिस तरीके से हमारी रेलवे तबाह हुई, जिस तरीके से हमारा PIA का सत्यानाश हुआ, ये तकरीबन वही तरीका है। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि ये 22 करोड़ लोग सिर्फ खरीदते रहे, ये कुछ बना ना सके, ये मैन्युफैक्चर ना कर सके। पाकिस्तान में सेल क्यों नहीं बन, छोटा सा सेल होता है ना घड़ी के अंदर डलता है, वो नहीं बन सका। यहाँ पे बेशुमार चीज़ें जो हैं वो बननी बंद होके, तो बीज जो था वो इतनी बड़ी थी। मैं आपको एक एग्जांपल से साबित करूंगा। टमाटर का बीज जो हम टनल्स में इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत जो है 1 किलो बीज की स्टार्टिंग प्राइस जो है वो तकरीबन 20 लाख रुपए किलो की है। 1 किलो बीज टमाटर का 20 लाख रुपए किलो है। 1 एकड़ से आप तकरीबन 150 किलो बीज पैदा कर सकते हैं। तो अब मुझे बताएं कि 150 किलो ज़रब 20 लाख रुपए कितनी रकम बनती है। ये तो एटॉमिक प्रोग्राम जो है ना वो किया जा सकता है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का जरा मुश्किल है। मुश्किल का मतलब है टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, विल नहीं है, विल नहीं है, विल भी है लेकिन जगह जगह पे रेड बैरियर्स हैं जो उसको नहीं करने देंगे। ठीक हो गया। GMO सीड्स जी, GMO सीड्स जी, जो मेरा असल आज का टॉपिक था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GMOs। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जिसके जीन्स को, जिसके क्रोमोसोम्स को, जिसके DNA को, जिसके प्रोटीन एक्सप्रेशन को हम चेंज करते हैं। ये मुश्किल अल्फाज में आ गया। अब आसान अल्फाज में मुझे पता चलता है कि एक पौधा ऐसा है जिसके अंदर जो है वो सर्दी को बर्दाश्त करने की सलाहियत बड़ी है। ठीक, आजकल के दौर में बड़ा आसान हो गया है, हम उसके बड़ी आसानी से उसके जीन को ढूंढ सकते हैं कि कौन सा जीन था जिसने ये काम सरंजाम दिया कि वो सर्दी से बच सके। ठीक, फिर हमें पता चलता है कि एक ऐसा जीन है जो कि उसको मोटा कर देता है। फिर ऐसा जीन मिल गया जिससे उसका रंग बड़ा खूबसूरत बन जाता है। ये तमाम जीन्स को हम बाकी पौधों से उठाते हैं और एक पौधे के अंदर जो है ना उसको शिफ्ट कर देते हैं। ठीक। अब मेरे उस पौधे में क्या चीज आ गई, उसका रंग भी बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, वो खुसूसियत आ गई, वो खुसूसियत आ गई। मतलब मैं टमाटर की बात करता हूँ, हमारी खवातीन चाहती हैं नहीं कि टमाटर ऐसा हो कि जो ना एक ही दफा मैं काटूं तो पूरी हंडी ही भर जाए, बड़े साइज का टमाटर हो, ठीक है। उसके अंदर जूस भी बड़ा होना चाहिए, उसका रंग भी बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, टेस्ट भी बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो हम ये चारों खुसूसियात 4 मुख्तलिफ टमाटरों से जीन्स उठा के, ये कन्वेंशनल मेथड नहीं है, इसके लिए बहुत सारे स्पेशल मेथड आते हैं जिससे ये किया जाता है। जीन गन्स के साथ इनको उठा के लगाया जाता है या वेक्टर के साथ। तो वहां से हम उसको उठाते हैं और उठाने के बाद इसको शिफ्ट कर देते हैं अपने उस पौधे के अंदर जिसमें से हम वो रिजल्ट लेना चाहते हैं जी। अच्छा, अब ये सारी चीज जो है एक पौधे के अंदर जमा हो गई, यहां तक तो बात कुछ हद तक काबिल बर्दाश्त है, लेकिन मैं इससे एक स्टेप ऊपर जाता हूं। कुछ लोगों ने टमाटर के बीज जो हैं वो उसके अंदर जीन्स मैनिपुलेट किए पिग्स के। वो लोग जो मतलब अगर इंग्लिश काम समझ में बताता चलूं कि उनमें सुअर के जरासीम जो थे वो टमाटर के अंदर उन्होंने इंसर्ट कर दिए। और उसकी वजह क्या थी, उससे उसका साइज जरा जल्दी बढ़ जाता था। जो बीफ टोमेटोज हैं जो बड़े, सीरियस? मैं बिल्कुल सीरियस। आप उसको गूगल करें, गूगल सबसे बड़ा सच बोलता है जी। आजकल बाबों वाले दम पे आप इत्मीनान ना करें, आप कहें गूगल से, विकीपीडिया से कि ट्रांसजेनिक टोमेटो क्या चीज है। अब ट्रांसजेनिक टोमेटोज जो हैं वो बड़ी खौफनाक चीज है। वो क्या करते हैं, वो टमाटर जो है उसके अंदर हम जीन्स ऐसे हैं जिनको इंसर्ट करते हैं जो कि इसको काट दें। अच्छा, उसके अंदर जो है हमने जीन्स ऐसे इंसर्ट करते हैं जो कि टमाटर को बहुत बड़ा कर दें, साइज में फ्लफी कर दें, उसके अंदर जो है ना खूबसूरती दे दें। तो हमने क्या किया, हमने मतलब मैंने नहीं किया, ये जिन्होंने किया साइंटिस्ट ने, उन्होंने इसके अंदर सुअर से जरासीम लिए और उसके अंदर इंसर्ट किए। अब ये मजहबी तौर पे भी गलत है और कुछ और लिहाज से भी, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ।
उससे टमाटर का साइज जो था वो इतना इतना बड़े साइज का लगना शुरू हो गया, वो पल्पी हो गया, वो जूसी हो गया, वो जबरदस्त साइज ले गया। लेकिन उसके अंदर वो प्रोटीन चलेगी जो कि पिग के अंदर मौजूद थी। अब जब आप खाएंगे, वो लोगों के लिए तो शायद इतना मसला ना हो जो पिग वैसे भी खा रहे हैं, लेकिन जब वो लोग खाएंगे जो मजहबी लिहाज से पिग नहीं खाना चाहते हैं, सुअर नहीं खाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक तो मजहबी तौर पे मसला बन जाएगा, और दूसरा जब एनिमल की जीन्स प्लांट में शिफ्ट किए जाते हैं तो वो एक अपना अलहदा प्रोटीन एक्सप्रेशन देते हैं, जिसके बारे में आज तक कोई स्टडी मौजूद नहीं है कि वो आने वाले दिनों में मेरे पे और आप पे क्या असरात मुरतब करेगा। हो सकता है अगली नस्ल बगैर मूंछों के पैदा हो सकता है कि अगली नस्ल जो है उनके जिस्म और तरह के हों, उनकी रंगत और तरह की हो, उनके जिस्मों पे निशान पड़, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टडी नहीं, हो सकता है उनके दांत गिरने शुरू हो जाएं जल्दी। साइड इफेक्ट्स। हाँ, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा सोर्स है जो शायद मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं बड़े, वो है ट्रांसजेनिक कॉटन। ट्रांसजेनिक कॉटन जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, जिसको बीटी कॉटन भी कहते हैं, इसके जो बनौले से आयल एक्सट्रैक्ट करके बनास्पति घी की शक्ल में दिया जाता है, वो शदीद मसला करता है हमारे लिए एज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप के तौर पे। और देखिए, हम ट्रांसजेनिक कॉटन का आयल जो पराठे बनाने में, हंडिया बनाने में, हर जगह इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी अगली नस्लों पे और हमारे पे क्या असर करेगा, ये अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हो सका। आप क्या समझते हैं कि बनोला ऑयल जो कॉटन का ऑयल है, ये हमारे यहाँ एडिबल के तौर पर यूज हो रहा है? ढेरों के ढेर जी, हर जगह पे यही इस्तेमाल हो रहा है। बनास्पति घी किसका बनता है? इसी का बन रहा है। उसमें चाहे खजूर की फोटो लगा दें, लेकिन अंदर तो वही होता है ना जी। उसको खजूर मार्का कह लें, कुछ और कह लें, मैं कोई स्पेशल ब्रांड नहीं कह रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि वो आप कोई भी स्टैंप उसके ऊपर कर लें, बनास्पति के अंदर जो है मेजॉरिटी जो है वो आपका बनौले का ऑयल इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा तबका जो खा रहा है वो। तो फिर हम नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका हेल्दी ऑल्टरनेट भी हमें दें। बड़ा अच्छा सिंपल ऑल्टरनेट है जी। अगर आपके पास 2 मरले जगह भी है ना, आपका उसको घर के साथ प्लॉट पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर कैनोला लगा लें। ये दिन चल रहे हैं कैनोला लगाने का, सरसों लगा लें। कैनोला जो है ना वो कैनेडियन ऑयल है, जिसके अंदर जो है वो रुसिक एसिड्स वगैरह नहीं है, जो कि हेल्दी है, लो एसिड, लोएस्ट। हाँ, उसके अंदर जो है जी आपको क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। तो उसमें आपको फायदा क्या होता है, दिल की हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। देखिए, आज से 60 साल पहले किसी ने कह दिया था कि जी देसी घी ना खाया करें, आज सारी दुनिया दोबारा देसी घी के ऊपर आ रही है। देसी घी वो चीज़ है जो आपके हाथ के ऊपर मेल्ट हो जाता है, आपके बॉडी टेम्परेचर के ऊपर चलता है। ठीक है, तो मेरा मशवरा तो इसमें आप सबको यही है कि आपने हर सूरत जो है ना, आपने देसी घी के ऊपर इस्तेमाल करना है, और नहीं कर सकते तो फिर आप जो है वेजिटेबल ऑयल में सबसे अच्छा जो है आपके पास और सस्ता सोर्स जो है कैनोला का तेल। ठीक हो गया। तो ये हो गया जी जीएमओ, हाइब्रिड और ओपी सीड्स। तो हमें अवॉइड करना चाहिए जीएमओ को। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, जीएमओ क्या इजीली अवेलेबल है मार्केट में, या हमें उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है? जैसे आपने बताया 20 लाख रुपए का किलो मिलता है, मतलब शायद हमें एक्सेस ही ना हो उसकी, इजीली अवेलेबल ना हो, सस्ता, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल ऐसे है कि जैसे जब ये कोरोना शुरू हुआ था ना, तो हमें देखिए, हम पता क्या, हम 100 प्याज भी खाते हैं और 100 लेतर भी खाते हैं, कुछ तलख फिक्रे हैं। हमें बताया गया था ये सिर्फ चमगादड़ खाने वालों को होती है, जो चमगादड़ें खाते हैं ना। तो चाइना के जिस सूबे में शुरू हुआ ना, वो चमगादड़ें खाते थे। आपको याद होगा 1 महीना वो वीडियो चलती रही थी कि ये चमगादड़ खाते हैं, ये फलां गलत चीज़ें खाते हैं, इस वजह से इनके अंदर ये बीमारी फैली है। हम 1 महीना सुकून में रहे, बीमारी फैलती रही। हमारे साथ मुल्क है, हमारे बॉर्डर्स क्लोज करने चाहिए थे, हम शायद बहुत बड़ी हलाकत से बच जाते, अस्पताल भरने से बच जाते। हमने आने और जाने पे मुसाफिरों के वो कुछ भी नहीं किया, क्वारंटाइन तो किया ही नहीं ना हमने। हमें कुछ 3 माह के बाद पता चला कि नहीं वो चमगादड़ों से नहीं होता, कराची में भी कुछ पेशेंट आ गए। उससे फिर हमें पता चला कि फैलना भी शुरू हो गया है। तो देखिए, जीएमओ अगर दुनिया के किसी मुल्क में भी है ना, तो उसको पाकिस्तान में पहुंचने में कोई देर नहीं लगती। मैं आप कोई भी ज़्यादा मुनाफे के लालच के अंदर जीएमओ सीड को पाकिस्तान में इंपोर्ट कर सकता है, कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन तो बना दिए हैं कि आप जीएमओ को इंपोर्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर, ये रूल्स मौजूद है, कानून मौजूद है, लेकिन फिर भी आपको पता है इलीगली हो सकता है। तो हमें उससे बचने की कोशिश करनी है, इज्तिमाई तौर पे आवाज़ उठानी है कि जब तक हमें उसकी हलाकत खेजी का पता ना चल जाए, हमें जीएमओ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो कंक्लूजन जो मैं समझाऊं वो ये है कि हाइब्रिड सीड हो या ओपन पॉलिनेटेड हो, यानी कि हाइब्रिड मींस कंट्रोल पॉलिनेटेड या ओपन पॉलिनेटेड, दोनों सेफ हैं, हेल्दी हैं। सिर्फ उसके साइज़ में, उसकी अपीयरेंस में फ़र्क होगा। जो फल
उससे निकलेगा, स्पेशली वेजिटेबल्स का। तो इतनी हेल्दी, फ्रूटफुल और इंफॉर्मेटिव जो टॉक है आज हमने आपके साथ की है, जज़ाकल्लाह। इतने थोड़े टाइम में आपने पूरी इतनी सारी किताबें हमें पढ़ा दी है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। और आपका जो वे ऑफ टीचिंग है, या आप दूसरों को आसान अल्फाज में आप बता देते हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। जज़ाकल्लाह जी, हमारे साथ जुड़े रहिए और ग्रीन गार्डन्स के साथ रहिए। हम इंशाल्लाह इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सलामत रहें, हैप्पी गार्डनिंग।